जय हिंद दोस्तों, मैं सागर विश्वकर्मा आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के हमारे स्लेला एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही मज़ेदार सेशन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार हेल्पफुल होगा। आज का हमारा सेशन जो कि MG/KVP ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर, नॉन ऑनर्स MG/KVP BCom सेकेंड ईयर, BHU स्पेशलाइज एंड ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेगा। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, बहुत ही इफेक्टफुल, और हम लोग ने ये इंश्योर किया है कि इस सेशन में, इस लेक्चर में एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश हो। अगर आप हमारे फुल टाइम कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां पर आपको फुल एग्जॉस्टिव मटेरियल विथ स्टैंडर्ड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल पाए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए आज का एक बहुत ही मज़ेदार, एक बहुत ही इफेक्टफुल, एक संजीवनी सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। ये एक बेसिक प्रॉब्लम होती है एक सभी स्टूडेंट्सों के अंदर। मैं भी जब बीकॉम परस्यू करता था तो मेरे अंदर भी एक कमी महसूस होती थी अपने एग्जामिनेशन के समय, कि कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ से एक कंप्लीट रिवीजन हमें किसी कंसर्न चैप्टर का अवेलेबल हो जाए, जहाँ पर हम थ्योरी के साथ साथ हमारा जो एग्जॉस्टिव न्यूमेरिकल्स है, जहाँ पर कैलकुलेशंस ज़्यादा करने होते हैं, वो चीज़ हमें अवेलेबल हो जाए। आपकी इस बात को ध्यान में रख कर के हम सभी ने एक कोशिश की है, एक इनिशिएटिव लिया है कि ताकि आप लोगों को इस चीज़ की कमी कभी महसूस न होने पाए। आज के दिन हम जो चैप्टर को, हम लोग जो एक ऐसे रिविजनरी सीरीज़ को अपडेट करने जा रहे हैं, एक लागू करने जा रहे हैं, एक आप लोगों को अवेलेबल कराना चाह रहे हैं, जिसमें पूरे सिलेबस को कुछ ही लेक्चर्स में कंप्लीट किया जाएगा। आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही इफेक्टफुल होने वाला है। और ये जान के चलिए कि अगर आपने इस लेक्चर को पढ़ लिया तो अप्रॉक्स 99.9% आप पूरी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय में कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। बच्चों देखिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर ईयर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है। ये जो चैप्टर है ये है आपका इशू, फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर से एक अवेयर आप होते हैं, क्लास 12th में भी आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर का एक कंप्लीट समरी कुछ ही समय में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। हम हर एक चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। हमने ये चीज़ इंश्योर किया है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके हमने इंश्योरिटी रखी है कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, देयर मस्ट बी अ हेल्पफुल सेशन, वो एक आपके लिए एक हेल्पफुल हो। देखिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, आप लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप, इन सभी चीज़ों की अकाउंटिंग आप लोगों ने देखी है, और सभी चीज़ों में सबसे कॉमन चीज़ होती है कैपिटल। आज हम प्रोप्राइटरशिप को नहीं पढ़ेंगे, पार्टनरशिप को नहीं पढ़ेंगे, आज हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक कंपनी क्या होती है, एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर हम अकाउंटिंग की बातें करें तो इन तीनों में आपकी अकाउंटिंग तो सेम होगी, लेकिन करने का तरीका कुछ अलग होगा। बच्चों, हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग एंट्रीज को रटना स्टार्ट कर देते हैं, और जहां आपने एंट्रीज को रटना स्टार्ट कर दिया, आपने किताबों उठाई और आपने एंट्रीज को पढ़ना या रटना स्टार्ट कर दिया, वहां पर आप लैग कर जाते हो। वो चीज़ सबसे बड़ी कमी होती है। कभी भी एंट्री को रटिए मत, कभी भी अकाउंट्स को किताबों से मत पढ़िए।
आप उसे प्रैक्टिकली महसूस करिए, उसके छिपे हुए कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में देखिए। ये एंट्री क्यों डेबिट हो रही है, ये एंट्री क्यों क्रेडिट हो रही है, इसके डेबिट होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके क्रेडिट होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों पर थोड़ा गौर किया करिए आप लोग, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मैं इंश्योर करता हूँ आपको कभी भी फ्यूचर में कभी भी एंट्री को याद करने की या उसे रटने की आवश्यकता नहीं होगी। सो मैं ये करूँगा, आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके मैं आपके हर एक वो चीज़ को कवर करूँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कवर करता है आपके 15 मार्क्स में। सो कंपनी आप सभी को पता है कंपनी एक्चुअली में होती क्या चीज़ है, इट इज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। सबसे बड़ी ये चीज़ होती है कि अगर हम कंपनी को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, वी नीड अ कैपिटल, हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है। और जब कंपनी की हम अगर बात करते हैं तो कैपिटल थोड़ा बहुत नहीं, हमें काफ़ी कैपिटल चाहिए। एज इट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप और अगर पार्टनरशिप की बात करें जहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, कंपनी के केस में ऐसा नहीं। कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है, और जिस समय रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, जिस समय हम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करते हैं, उस समय हमसे ये पूछा जाता है कि आप अपनी कैपिटल को कहाँ तक ले जा सकते हैं, अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में अपने कैपिटल को आप कहाँ तक ले जा सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ कि कंपनी को अपने मेमोरेंडम्स में ये बताना होगा कि अपने जीवन काल में अपने कैपिटल को क्या कर सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं। हाँ, हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, इसके लिए हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करना होता है, दैट इज़ नॉट कंसर्न अबाउट, ठीक है। सो कैपिटल को जनरेट करना ये दो तरीका है, हम इसको फ्लो में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। आपको पूरा चैप्टर इस स्टेप में मैं क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। सो अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल देखिए दो ही जगह से क्रिएट हो सकता है, या तो ओनर्स या तो बोरोड, ठीक है। ओनर्स को हम इक्विटी का नाम भी देते हैं और बोरोड को हम डेब्ट का भी नाम देते हैं, ठीक है। अब इक्विटी का मतलब खुद का पैसा लगाएं, या तो हम बाहर से पैसा बोरो करके अपना काम चलाएं। अब इक्विटी और डेब्ट में कितना कंटेंट होना चाहिए कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, ये कंपनी डिटरमाइन करती है। ये आप आने वाले अपने हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, जो कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेब्ट का कितना कंटेंट होना चाहिए। बस इतना याद रख के चलिए कि जब हम इक्विटी के थ्रू फंड को रेज करते हैं तो कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा चली जाती है, और रिस्क क्या होता है, कम आ जाता है। लेकिन जब हम डेब्ट की तरफ बढ़ते हैं तो कॉस्ट कम हो जाती है, रिस्क क्या होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं हम लगा नहीं सकते, हमें पैरेलल में जाना होगा जहाँ पर हमें हमारे लिए खतरा कोई ना हो। सो इक्विटी में क्या क्या आ सकता है, ये चीज़ आप समझिए। इक्विटी में हम इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू फंड को रेज कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के थ्रू फंड को रेज कर सकते हैं, या रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू भी हम फंड को क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। डेब्ट में हम लोन्स ले सकते हैं, बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, या हम डिबेंचर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने फंड्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल कवर अवर इक्विटी पोर्शन एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर अवर डेब्ट पोर्शन। सो हम इक्विटी की तरफ ध्यान लगाएंगे और इक्विटी में हम हर एक सोर्स को पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को भी पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को भी पढ़ेंगे। सो अब कैपिटल जो आपको अपने मेमोरेंडम में डिस्क्राइब करनी होती है, जिसे हम एक चार्टर्ड डॉक्यूमेंट, चार्टर्ड का मतलब होता है प्रधान डॉक्यूमेंट ही हमारा होता है, जहां पर हम अपने फीचर्स को, कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करती है कि हम इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के मार्केट में आ रहे हैं। सो ऐसी कैपिटल जो कि कंपनी अपने मेमोरेंडम में डिस्क्राइब करती है, जिसे हम ऑथराइज कैपिटल का नाम देते हैं, ठीक है, बात समझिएगा, ऑथराइज कैपिटल, ओके।
सो ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा कंपनी अपने जीवन काल में यूज़ नहीं कर सकती है। अब ऐसा भी नहीं है कि सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए की पूंजी ऑथराइज कर दी है, उसे आप 10 ही लाख को यूज़ कर सकते हैं, 10 लाख के ऊपर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ने पर कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास आउट करने होते हैं जहाँ पर आपकी ऑथराइज कैपिटल बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट, कि कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स करती है, कई सारे छोटे छोटे डिनोमिनेशंस क्रिएट कर देती है, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं। शेयर्स को हिंदी में अंश कहा जाता है। अंश, अंश किसका? आपके कैपिटल का, ठीक है। इन शेयर्स को पब्लिक में बेचा जाता है, पब्लिक में बेचा जाता है, ठीक है। और पब्लिक जब इन शेयर्स को खरीदती है तो ये पैसा आकर के कंपनी के पास आपकी कैपिटल, कंपनी की कैपिटल वहाँ पर बन जाती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, शेयर्स के थ्रू अगर कैपिटल क्रिएट हो रहा है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है सपोज करिए 30 लाख की, है ना। कंपनी ने इसे 10 रुपये वाले डिनोमिनेशन में क्या किया? चेंज किया। तो फिर आपके पास कितने शेयर इकट्ठे होंगे? डेट इज 3 लाख। सो 3 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ओके, अब इन 3 लाख शेयर्स को पब्लिक क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी? इसको सब्सक्राइब्ड कर देगी, इसे इशू करेगी, सॉरी। सो एक्स वाई जेड, अगर ये 3 शेयर होल्डर हैं, अगर इन्होंने 1 लाख शेयर्स ले लिया तो सीधी सी बात है 1 लाख शेयर्स के मालिक ये बनेंगे। अगर इन्होंने 2 लाख शेयर्स ले लिया तो इनकी 2 लाख की हिस्सेदारी होगी। अगर इन्होंने 1.5 लाख शेयर्स ले लिया तो इनकी 1.5 लाख शेयर्स की हिस्सेदारी होगी। जो जितना ज़्यादा शेयर लेगा उसका शेयरिंग उस कंपनी में उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। सपोज करिए अगर एक्स अपने शेयर्स को बेचना चाह रहा है तो वाई को क्या कर सकता है? फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वाई अपने शेयर्स को बेचना चाह रहा है तो फिर वो जेड को क्या कर सकता है? ट्रांसफ़र कर सकता है, सपोज, ठीक है। तो ऐसे पार्टनरशिप के केस में अगर हम कह सकते हैं कि किसी के मेंबर के जाने से या मेंबर के आने से बड़ा इफेक्ट होता है वहाँ पर, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, लेकिन पार्टनरशिप एज परपेचुअल सक्सेशन भी वहाँ पर नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आप अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं? फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। चलिए, सो अब होता क्या चीज़ है, कंपनी ने जो शेयर्स, जो कैपिटल डिस्क्राइब की है, अब उन कैपिटल को क्या करेगी? पब्लिक में इशू करेगी। दिस इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, ध्यान से समझिएगा। सो ज़रूरी नहीं है कि पूरी ऑथराइज कैपिटल को ही इशू कर दिया जाए। ऐसा अगर करेंगे तो जेब में आपके 1 रुपये भी बैलेंस पड़ेंगे नहीं। ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं? अपने शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। सो कुछ पैसा हम अपने पास रख लेते हैं ताकि आने वाले जो भी हमारी वाइंडिंग अप के समय जो लायबिलिटी क्रिएट होती है उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए भी हमारे पास जेब में हमारे पैसे रहे। अब कंपनी ने अगर इशू कर दिया तो सीधी सी बात है, इसके बाद भाई कंपनी ने शेयर्स को इशू कर दिया और पब्लिक में ये एडवर्टाइज करा दिया कि भाई हम इतना शेयर लेकर के मार्केट में उतर रहे हैं। अब पब्लिक उस चीज़ों को वॉच कर रही है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? उन इशूड को देख करके अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नाम देते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2-3 घटनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मतलब कि कंपनी ने जितना इशू किया है उतने के लिए ही सब्सक्रिप्शन आया है,
बात समझिएगा। अगर इशूड कैपिटल ज़्यादा हो जाता है, सब्सक्राइब कैपिटल कम हो जाती है। लेट्स से इसकी इशूड कैपिटल मेरा कम है और इशूड कैपिटल हमारा ज़्यादा है और सब्सक्राइब कैपिटल हमारा कम है। सो इस कंडीशन को बोलते हैं क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। और लास्टली इशूड कैपिटल कम और सब्सक्राइब कैपिटल ज़्यादा, तो इसे बोलते हैं क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो इस चैप्टर के लिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है या अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब पब्लिक क्या करती है? सब्सक्राइब कर देती है, तो अब कंपनी ये बोलती है कि भैया अब हमें हर एक शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से आप हमें पेमेंट करिए। सो नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो आता है हमारा क्या? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या चीज़ होती है? यहाँ पर अब कंपनी आपसे शेयर्स की वैल्यू मांगेगी। भाई अगर शेयर की एक वैल्यू है 20 रुपये की या 10 रुपये, देखिए जनरली शेयर्स की डिनोमिनेशन ऑलवेज कम रखी जाती है क्योंकि फेवरेबल होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो कॉल्ड अप कैपिटल, यहाँ पर सपोज करिए कंपनी की शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये की है तो कंपनी में भी आपसे फुल्ली कॉल कर सकती है, मतलब 10 रुपये पूरा मांग सकती है। अब कंपनी अत्याचार तो करेगी नहीं, ठीक है। हो सकता है कि कंपनी आपसे कम भी मांग सकती है। लेट्स से इसकी 8 रुपये मांग लिया, 7 रुपये मांग लिया, ठीक है। तो 8 रुपये को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। रिमेनिंग 2 रुपये की ही लायबिलिटी आपके ऊपर क्या होगी? क्रिएट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये का अगर शेयर है, कंपनी ने आपसे 8 रुपये मांगे तो आने वाले फ्यूचर में वो 3 रुपये मांगे, कभी ऐसा नहीं होगा। जितनी अनपेड अमाउंट रिस्ट्रिक्शन होता है उतनी ही लायबिलिटी क्रिएट होती है किसी भी शेयर होल्डर पर। जब आपसे कंपनी कॉल करेगी, एक शेयर की वैल्यू मांगेगी, अब इसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पेड कर रहे हो, डेट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। अगर आपने पूरा पेड कर दिया है तो फुल्ली पेड अप, और अगर कम पे किया है तो पार्शली पेड अप। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है कि व्हाट डू मीन बाय शेयर्स और शेयर कैपिटल, राइट? द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देन फर्स्ट वन इज ऑथराइज, सेकंड वन इज इशूड, नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब एंड नेक्स्ट वन इज क्या? कॉल्ड अप कैपिटल। चलिए, तो ये आप हमारे सभी स्टडी मटेरियल्स आप हमारे एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल हो सकता है। ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी कंटेंट आप यहाँ से आपसे मिस आउट नहीं होगा, है ना। हमने हर एक चीज़ को, हर एक आने वाले एग्जाम में हर एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख करके अपने कंटेंट को, अपने स्टडी मटेरियल को डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपको कंपनी के बारे में, कंपनी के फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज और उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ शेयर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, शेयर कैपिटल के बाद अब कैसे वर्किंग चलती है कंपनी के अंदर, ये ध्यान से समझिए। कंपनी ने क्या किया? शेयर्स इशू कर दिया। लेट्स से इसकी कंपनी ने मान लीजिए 3 लाख शेयर्स इशू किए हैं, जो कि कितने रुपए के हैं? 10 रुपए के हैं, ठीक है। अब इन 10 रुपए को कंपनी क्या करती है? देखिए, इन 10 रुपए को कंपनी एक साथ नहीं मांगती। कंपनी ऐसा नहीं करती है कि भाई आपके ऊपर एक बर्डन फॉल करे, और आप भी इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि अगर हमको यही पेमेंट अगर हमको किस्तों में करना होता है, इंस्टॉलमेंट में करना होता तो हमारे लिए कितना अच्छा होता, ठीक है। तो कंपनी इस बात को समझती है, एक शेयर होल्डर, एक इन्वेस्टर्स के दुख और उसके दर्द को समझती है कंपनी। तो कंपनी बोलती है कि ठीक है, हम इसको कई सारे इसके किस्त बना देते हैं। लेट्स से कि हम इसकी पहली किस्त बना देते हैं शेयर एप्लीकेशन की, ठीक है। these are the specific name of a particular installments. So first one is share application, next one is share allotment, third one is आपका share first call, and last हम ये कह सकते हैं share second call, है ना। तो ये किस्त है। देखिए, कंपनी को किस्तों बनाने से क्या फ़ायदा मिलेगा? कंपनी अगर एक बार में पूरा पैसा लेगी तो क्या होगा, या किस्तों में पैसा लेगी तो क्या होगा? कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम करती है वो फ्यूचर के लिए वो डे बाय डे करती है, कुछ समय बाद कर सकती है। जैसे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले कंपनी को कहीं ना कोई बिल्डिंग लेना होगा,
फिर हम कह सकते हैं आने वाले में कंपनी को सेकंड जो उसका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, हो सकता है कंपनी को कहीं ना कहीं प्लांट एंड मशीनरी लेना हुआ या कंपनी को कहीं और इन्वेस्टमेंट भी करना हुआ। तो यहाँ पर स्टेजेस हैं 1, 2 और 3। तो हर एक स्टेज में कंपनी को पैसे की आवश्यकता होगी। हम एक 4 और स्टेज भी ले सकते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट या हम कह सकते हैं कोई भी एंटिटी कंपनी को इस्टेब्लिश करनी होगी। तो कंपनी को पहले साल उसे बिल्डिंग लेना हो, आने वाले फिर समय में उसे हो सकता है प्लांट एंड मशीनरी की आवश्यकता पड़े, हो सकता है किसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़े, या हो सकता है कि और कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनी ये इंश्योर करना चाहती है कि जब भी हमें पैसे की आवश्यकता हो तो मेरे पास पैसा अवेलेबल हो जाए तुरंत। तो इसलिए कंपनी आपसे धीरे धीरे पैसे मांगती है ताकि कंपनी के पास तय समय में तय अमाउंट कंपनी के पास रेडी हो। ये तो कंपनी अपना बेनिफिट देख रही है। अब इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा? देखो, अगर हम कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट हम फाइनेंस कराते हैं तो जिसके पास पैसे नहीं होते या कम होते हैं तो हो सकता है वो प्रोडक्ट ना ले पाए क्योंकि पैसा उसके पास एक रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन अगर वही पैसा उसे पेमेंट करना हुआ डिले करके, हो सकता है कि वो पैसा उसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना हुआ, तो एक सीधी सी बात है वो एक डाउन पेमेंट करके आने वाले जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज होते हैं वो इंस्टॉलमेंट में पे कर दे। तो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा कि चलो ठीक है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये की है तो हमसे इकट्ठे नहीं पेमेंट करेंगे, हम इसको धीरे धीरे बाय स्टेजेस क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्लियर हो गई? नहीं क्लियर हो गई? तो कंपनी आपसे एप्लीकेशन की वैल्यू मांगती है। लेट्स से इसकी एप्लीकेशन को 3 रख लेते हैं, अलॉटमेंट को 3 रख लेते हैं, फर्स्ट कॉल को 2 रुपये रख लेते हैं और सेकेंड कॉल को भी हम 2 रुपये रख सकते हैं। तो जब भी अब ये स्पेसिफिक नेम है, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, ये स्पेसिफिक नेम है हर एक इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, इसके बाद होता क्या चीज़ है, स्टेजेस को समझिए, आपको पूरे चैप्टर के बारे में एक सेंट्रल आइडिया पता चल जाएगा, है ना। तो अगर कंपनी ने ये पूरे पैसे मांग लिए तो सीधी सी बात है किसी भी पर्टिकुलर शेयर होल्डर पूरे अमाउंट को पेड कर देता है। लेट्स से कि सपोज करिए 2 शेयर होल्डर है एक्स एंड वाई। एक्स ने कंपनी ने जितने मांगा था उतना उसने फुल पेड कर दिया। वाई ने क्या किया, उन्होंने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, किसी न किसी रीजंस की वजह से कॉल्स का अमाउंट नहीं पे किया। ध्यान से समझिएगा, ये अब नेक्स्ट स्टेज पर हम लोग आ गए हैं। एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया और कॉल्स पे नहीं किया। एक्स ने तो पूरा पेमेंट कर दिया है, सीधी सी बात है, ये मेरा एक अच्छा शेयर होल्डर हो गया। वाई एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया, किसी न रीजंस की वजह से उसने कॉल पेमेंट नहीं की। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसे कुछ समय देती है। लेट्स से इसकी कंपनी ने उसे 14 डेज का एक समय दिया है, एक नोटिस दिया है कि विद इन 14 डेज आप हमें कॉल्स का अमाउंट दे दें। और अगर खुदा न खास्ता अगर उन्होंने कॉल का पैसा नहीं पेमेंट किया तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी कि ठीक है भैया, आप अगर 500 शेयर के हमसे लिए हो और हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हो, मेंबर बनना चाहते हो, तो आप हमें पूरा अमाउंट पे करो, नहीं तो हम आपके शेयर को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब अब आप हमारे कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, और इस कैंसिलेशन को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, फॉरफीचर बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर फॉरफीचर भी समझना होगा। फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। अगर कोई शेयर होल्डर अपने ड्यू डेट को अपने कॉल्स का पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है तो कंपनी उसे नोटिस देगी और नोटिस देने के बाद उसके शेयर्स को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गई आपके सेकंड स्टेज की बात। अब फॉरफीचर के बाद होता क्या है, देखिए स्टेज आप बाय स्टेज आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों को जनरली आप समझते रहिए बस खाली। अब भाई साहब, ये कंपनी है, 500 शेयर इसके कैंसिल हुए हैं, कंपनी इसको अपने पास रखेगी नहीं, है ना। कंपनी चाहेगी कि भाई ये भी शेयर को क्या किया जाए, मार्केट में उतार दिया जाए। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इस पूरे शेयर्स को जो कि कैंसिल हुआ है इसको फिर से क्या करती है, री इशू करती है। बस ये लास्ट स्टेज जो होता है हमारे इस चैप्टर का। तो पहला स्टेज आपको है
क्या पहला स्टेप है आपका, क्या पहला स्टेप है भाई, आपको अपने शेयर्स बनाने हैं और आउट ऑफ ऑथराइज कैपिटल से पब्लिक में बांटना है। बांटने के बाद पब्लिक आपके लिए अप्लाई करेगी। अप्लाई करने के बाद पब्लिक, आप क्या करो, डिमांड करोगे, आप मांगोगे पैसा, किस्तों में पैसा मांगोगे आप, और शेयर होल्डर आपसे किस्तों में पैसा देगा। कुछ शेयर होल्डर पूरा पेमेंट कर देते हैं, कुछ शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, फॉल कर जाते हैं, लैग फॉल कर जाते हैं, डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो ऐसे केस में उनके शेयर्स को कैंसिल कर दिया जाता है। उसको हम लोग टेक्निकली अकाउंट्स के टर्म में फोरफीचर बोलते हैं। और फोरफीचर करने के बाद कंपनी उन शेयर्स जो कैंसिल हुए हैं उनको क्या करती है, रीइशू कर देती है। ये पूरा कंप्लीट क्या है, प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ों को समझिए। मैंने कहा कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स क्या किए हैं, इशू कर दिए हैं। आपके यहाँ लेट्स से कि 5 क्लर्क की आवश्यकता है और 5 क्लर्क के लिए आपने डिफरेंट मीडिया में एक एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है, कि भाई मेरे यहाँ 5 क्लर्क की आवश्यकता है। अब बेरोजगारी तो काफ़ी है कि नहीं? बेरोजगारी तो काफ़ी है, कई लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर। और 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं भाई। लेट्स से ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल की तरीके से ही समझना है हमें। तो अगर सिर्फ 5 ही लोग आए हैं तो ठीक है, मेरा काम चल जाएगा भाई। लेकिन क्या होगा जब 7 लोग आ जाएंगे? इस 5 पोस्ट के लिए अगर 7 लोग अप्लाइड कर देंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि फिर कंपनी क्या करेगी, उन 7 को रख लेगी और अपनी आवश्यकता से ज़्यादा कंपनी क्या करेगी, उन्हें बैठा करके सैलरी देगी। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगी कंपनी। उन लोगों में से 7 लोगों में से 5 लोगों को अपने पास रख लेगी और हो सकता है 2 लोगों को क्या करे, वापस ही भेज दे, उन्हें कैंसिल कर दे। क्लियर है कि नहीं? 2 लोगों को बोले कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, आप हमारे कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंपनी के शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू कर रही है तो कंडीशन फर्स्ट लगते हैं, अगर 10,000 शेयर्स के लिए पब्लिक की तरफ से आवेदन आ गया तो इस अवस्था को हम लोग फुल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं या नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, कि भाई जितनी आवश्यकता थी उतना मेरे पास आ गया। दूसरा ये हो सकता है कि सिर्फ 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए। एप्लीकेशन आने का मतलब क्या होगा कि आप पहले क्या करोगे, एप्लीकेशन पहली किस्त जमा करोगे। जब आप पढ़ते हैं, जब आप कंपनी के अपने प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसमें वो फुल डिटेल देती है कि भाई इतना शेयर इतनी वैल्यू का है और ये किस्त आपका बनेगा। तो अगर 8,000 लोगों के लिए ही एप्लीकेशन आ रहे हैं तो इस अवस्था को बोलते हैं क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो भाई हम करेंगे क्या, भाई हमारी क्षमता तो, हमारी कैपेसिटी तो 10,000 शेयर्स की इशू करने की है और सिर्फ 8,000 लोग आए हैं तो पूरे लोगों को क्यों ना मेंबर बना लिया जाए। आराम से बना सकते हैं, यहाँ पर हम 10,000 लोगों को भी आराम से बना सकते हैं। लेकिन परेशानी होगी कब? परेशानी होगी तीसरे स्टेज में, जब हम कह सकते हैं 15,000 लोग कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं। 15,000 लोग चाहते हैं कि भाई हम कंपनी के क्या बन जाए, मेंबर बन जाए। तो इस अवस्था को बोलते हैं क्या मेरे मित्रों, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी अपना दिमाग लगाएगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिल पर कंपनी क्या करेगी, दुख का एक तीर मारेगी। कुछ लोगों के ऊपर, सभी के ऊपर नहीं, कुछ लोगों को कंपनी बोलेगी कि भाई अब आप हम, क्योंकि देखो कंपनी अपने क्षमता के अनुसार ही लोगों को मेंबर बना सकती है। कंपनी अगर 10,000 शेयर्स इशू कर रही है तो कंपनी क्या कर सकती है, 10,000 ही क्षमता, उससे ऊपर लोगों को अपना मेंबर नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ पर तो 15,000 लोग आके बैठे पड़े हुए हैं। तो कंपनी बोली ठीक है, हम या तो इसमें से कुछ लोगों को रिजेक्ट कर ले, कुछ लोगों को रिजेक्ट करने का मतलब
कि भाई 10,000 हमारी क्षमता है, 10,000 वालों को हमने क्या किया है, मेंबर बना दिया है, रिमेनिंग 5,000 वालों को हम रिजेक्ट कर रहे। रिजेक्ट करने का मतलब उनको वापसी कर देना, उन्होंने जो एप्लीकेशन का जो फीस जमा किया है वो उनके रिफंड कर देगी कंपनी। ठीक है, कुछ को हो सकता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रो राटा अलॉटमेंट। आपको आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएगा ना, तो एक फुल फ्लेश क्वेश्चन आएगा जिसमें इशू, प्रो राटा, ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर एंड री इशू का एक फुल फ्लेश क्वेश्चन आएगा। तो हमें हर एक चीज़ को एक लिमिटेड टाइम में क्या करना है, कवर करना है। क्लियर है? बस आप पूरे मन से, पूरे ध्यान से आप इस लेक्चर को देखते रहिए और समझने की कोशिश करें कि अपनी घटनाएं क्या क्या हो रही हैं। अब प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेटली, अनुपातिक, प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली का मतलब भाई जो लोग फुल मेंबर हो चुके हैं, ठीक है, मुझे चाहिए था, एक्स को चाहिए था 500 शेयर, ठीक है, कंपनी ने बोले चल ले ले भाई तू 500 शेयर ले ले, तुम रख लो 500 शेयर। क्लियर? आउट ऑफ 10,000। वाई को चाहिए था 2,000 शेयर्स, ठीक है, कंपनी बोले कि भाई एक काम करो, तुम 2,000 शेयर हमसे मांग रहे हो, थोड़ा सा तुम अपना दुख बर्दाश्त कर लो, हम तुमको क्या करते हैं सिर्फ 1,000 शेयर ही देते हैं। मतलब कि जो ज्यादा मांग रहा है उसको कम दे देना, डेट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेटली या प्रो राटा अलॉटमेंट। अगर कोई 4,000 शेयर्स मांग रहा है तो कंपनी उसे 3,000 शेयर दे देगी। इसको हम प्रोपोर्शनेटली 4:3 मान के चले। मतलब मांगना ज्यादा है, मिला है क्या, कम। जरूरी नहीं कि जितना मांगो उतना ही मिल जाएगा आपको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास इतनी क्षमता नहीं, कंपनी की मजबूरी भी आप समझिए, लेकिन दे तो रही है ना एटलीस्ट। हम कह सकते हैं कि अगर कोई 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो कंपनी हो सकता है उन्हें 2 शेयर ही अलॉट कर दे। अगर किसी ने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया तो कंपनी ने इसे 1 शेयर ही अलॉट किया है। तो इस पूरे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो राटा बोलते हैं, प्रो राटा। ये चीज आपको यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन में मिलेगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज, अब एंट्री को किस प्रकार से यहां पर रिप्रेजेंट करना है। सर इतनी सारी एंट्री है, 30 एंट्री है, 20 एंट्री है, 50 एंट्री है, कैसे करें हम लोग सर, कैसे करें? देखो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जरूरी नहीं है कि बाहर आउटसाइडर्स ही हो, वो हो सकता है कि वो हमारे प्रमोटर्स भी हों या हमारे डायरेक्टर्स भी हों, और उनके अलावा आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। हमारे प्रमोटर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टर्स भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये अपने दिमाग से हटा लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स ही रहते हैं। हम प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, एक बार उसके बारे में भी क्विक रिविजन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब एंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका समझिए, उसे रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया है, ध्यान से समझिए, इसमें हर एक चीज कवर हो जाएगी आपको, जो कि 10 रुपए का है। पहली जो किस्त है वो 3 रुपए की है, दूसरी जो किस्त है वो 3 रुपए की है, और पहली जो कॉल की गई है वो 2 रुपए की, सेकंड जो कॉल की गई है वो 2 रुपए की। कंपनी ने हिसाब किताब बना दिया है, ये बोल दिया है कि भैया 10 रुपए का टोटल शेयर है, 3 3 6 6 4 10, ये मिलना चाहिए आपका। अब सबसे पहला, जब भी कोई एक शेयर होल्डर कंपनी का शेयर खरीदने जाता है तो सबसे पहले कंपनी उसे बोलती है कि भाई आप एप्लीकेशन का पैसा जमा कर दो भैया, और घर पर जाके आराम से वेट करो, आराम से मजे लो जिंदगी के। ठीक है, जब आपको मेंबर बनाना होगा तो फिर हम आपको फ़ोन कर देंगे और फिर आपसे आपका अलॉटमेंट का मनी हम मांग लेंगे। क्लियर है? तो एक बार एप्लीकेशन पे करने के बाद आपको अपने आराम से अपने जीवन को व्यतीत करना है, आप फिर शांत होकर के बैठ जाइए। अब एंट्री किस प्रकार से होगी यहाँ समझिएगा। जब आप एप्लीकेशन का पैसा जमा करेंगे तो पहली घटना क्या होगी कि बैंक जो कंपनी है, कंपनी के पास पैसा आएगा,
अब यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होते हैं, यहाँ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो कंपनी का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कंपनी की एसेट बढ़ जाएगी, और जब एसेट बढ़ती है तो ऑलवेज उससे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, डेट इज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। 2, अब 2 में क्या होना चाहिए, 2 में सोर्स हम डिसाइड करेंगे कि भाई किस सोर्स से पैसा आया है। यहाँ पर गिवर कौन है, तो गिवर कौन हो गया, हमारा शेयर होल्डर हो गया, और शेयर होल्डर का नाम क्या है यहाँ पर, टू शेयर एप्लीकेशन, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। बात समझिएगा यहाँ पर, क्लियर होगी बात। तो कितना जमा करेगा भाई, वो 10,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन की वैल्यू 3 रुपये है, वो क्या करेगा, जमा कर देगा। ठीक है। दूसरी एंट्री समझिए आप, ये किस चीज़ की है, ये एप्लीकेशन फीस को जमा करने की। क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या होगी, अब ये सब पैसा, चाहे वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो, ये सब पैसा है, ये सब पैसा किसका है, किस चीज़ का हिस्सा है, ये हमारे शेयर्स का हिस्सा है। और शेयर किसका पार्ट है, हमारे कैपिटल का पार्ट है, सीधी सी बात है। और कैपिटल याद रखिएगा, कंपनी की बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, जब घटती है तो कंपनी क्या करती है, डेबिट करती है। कोई भी अकाउंटिंग का एक रूल है ये, कैपिटल का बढ़ना डेबिट, कैपिटल का घटना क्रेडिट। तो ये पूरा पैसा कैपिटल में जाकर के ऐड अप हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो हम क्या करेंगे, जो पैसा आया है एप्लीकेशन का, इसको, इसकी इफेक्ट को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इफेक्ट को खत्म करने का मतलब जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसको वाइस वर्सा डेबिट कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन को अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। और कैपिटल बढ़ाने पर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा मित्रों, याद रखिएगा, टू शेयर कैपिटल। मैं शेयर कैपिटल की बात क्यों यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं कैपिटल की लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों कि मैं शेयर को यूज़ कर रहा हूँ। सर कैपिटल तो कई सोर्सेज से बढ़ सकता है, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं शेयर, तो इसलिए हम शेयर के थ्रू कैपिटल को बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम शेयर कैपिटल लिख रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर शेयर कैपिटल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दिस इज नेक्स्ट एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन का पैसा आया है वो मेरे सोर्स में चला जाए। अब इसमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर क्या होगा अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, उसका भी तरीका आप समझ लीजिए भाई। अब आ गए 15,000 शेयर, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए भाई, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए। अब अगर 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाए तो कंपनी पहला काम कर सकती है, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इसका ट्रीटमेंट आप लोगों को के साथ डिस्कस किया था। पहला ये हो सकता है कि इसको फुल्ली रिजेक्ट कर दिया जाए। देखो रिजेक्ट करने का मतलब जो पैसा मेरे पास आया है हम उसको वापसी कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आप समझिए ये जो पैसा आएगा, अब ये जो पैसा आएगा अब वो कितने से आएगा, 15,000 से आएगा, 15,000 इंटू 3, क्योंकि 15,000 लोगों ने अप्लाई किया है, इन्होंने एप्लीकेशन की वैल्यू क्या कर ली है, जमा कर दी है। कंपनी ने उन्हें साफ साफ बोला है कि भाई आप जमा करके आराम से बैठ जाइए। क्लियर। तो हो सकता है कि यहाँ रिजेक्ट करने का मतलब कि बोले कंपनी ने जो एक्सेस 5,000 शेयर्स आए हैं उनका पैसा कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है, मतलब रिजेक्ट कर रही है, वापसी कर रही है। तो एंट्री कैसे होगी उसकी, सर जब पैसा यहाँ पर 15,000 आया था तो आपने डेबिट किया था, अब बैंक से पैसा जाएगा तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापसी करेंगे। तो सीधी सी बात है, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, एसेट जब घटती है तो क्रेडिट करते हैं। सर यहाँ पर बैंक लिख दीजिए ना, बैंक लिख दिया मैंने भाई। तो पैसा मेरा पूरा 15,000 से आ गया, मुझे अपने कैपिटल में जितनी मेरी क्षमता थी उतनी ही मैं ट्रांसफ़र करूंगा, मैं उससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं डालूंगा, ना कम डालूंगा। और जिन लोगों का पैसा रिजेक्ट हो रहा है उनको मैं बैंक में डाल दूंगा। यही प्रक्रिया है, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। सर क्या होगा अगर
अगर कंपनी प्रो राटा कर दे, प्रो राटा कर दे, प्रो राटा का मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़्यादा वाले को कम कर देना, ज़्यादा वाले को कम शेयर देना, मिला तो ना एटलीस्ट। देखिए दुनिया में एक कहावत है, दुनिया में ज़रूरत के लिए, हर एक लोगों की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लोगों के लालच के लिए कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझिएगा। तो ये आपकी ज़रूरत है, यहाँ पर लालच दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो आपको मिल गया है, संतुष्टि बनाए रखिए। उन लोगों के दिल से पूछिए जिनको कुछ नहीं मिला है ना। तो अब प्रो राटा में क्या होगा, चलो ये भी समझ लेते हैं। अगर मेरे पास 15,000 शेयर्स के लिए आवेदन आया है, एप्लीकेशन आया है, तो हो सकता है कि मैं 10,000 वाले को 8,000 दे दूं, ऐसे करते हैं इसे। टोटल आपको 10,000 आपकी क्षमता है, ठीक है। तो इसको ग्रुपिंग कर देते हैं। 8,000 वाले को मैं 7,000 दे दूं, ठीक है। ये अप्लाइड ले लेते हैं और ये अलॉटेड ले लेते हैं। दो 2,000 वाले को कुछ न दूं, ठीक है। यहां मैं 8,000 रख लेता हूं। 8,000 वाले को मैंने पूरा 8,000 दे दिया भाई। रिमेनिंग कितने बच रहे हैं, 5,000। 5,000 वालों को सिर्फ और सिर्फ कितना दिया जाए, 2,000 दिया जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरा पूरा काम हो गया है। ये 15,000 का एडजस्टमेंट इस प्रकार से मैंने कर दिया कि कंपनी को कोई दिक्कत नहीं हुई। पहला 8,000 वाले को मैंने 8,000 दे दिया, बैंक को खुशी खुशी मैंने बोल दिया कि अब आप लोग पूरे लोग बन गए हैं। इन 2,000 वाले को मैंने टाटा बाय बाय कर दिया, इनको वापसी कर दिया कि भैया आप अपने घर जाइए, आप मेंबर नहीं बन सकते। और लास्ट वाले मैंने ग्रुप पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने 5,000 वालों को, जो 5,000 शेयर्स के लिए आए थे, मैंने उनको कम दिया। मैंने बोला इसी से संतुष्ट रहिए। 5,000 वाले को मैंने दिया 2,000, ठीक है। और इसी चीज़ को बोलते हैं क्या, प्रो राटा। प्रो राटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब इसकी एंट्री पर का इफेक्ट देख लेते हैं। देखिए पहली एंट्री तो आप सेम करेंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। ये आप लोगों को पता है, 15,000 इंटू 3। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन के इफेक्ट को कैंसिल करना है और अपने मेन सोर्स में पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू इन लोगों को जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है बैंक, और टू जिनको प्रोपोर्शनेटली किया जा रहा है, ये पैसा एडजस्ट होगा कहाँ पर, अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट वाले को पहले ही इतना एडवांस दे दिया जाएगा, बाद में जब इनसे पूरा पैसा कंपनी रिसीव करेगी तो वहाँ पर उस चीज़ को क्या करेगी, जो एडवांस दिया है वो एडजस्ट कर देगी। आने वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, कि एक्सिस को, जो भी एक्सिस है निकल रहा है, उसको कहाँ एडजस्ट हो रहा है। एक्सिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सिस को किसी न किसी कॉल के द्वारा हम उसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। तब एप्लीकेशन आपका टोटल 15,000 से जाएगा, यहाँ पर 15,000 नहीं 10,000 हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग 2,000 करेंगे।
तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 6000, ठीक है। और यहाँ पर एक्सिस कितना बन रहा है एक बार चेक देख लेते हैं। वेट करिए, एक्सिस जो है, ठीक है, तो 10,000 इंटू 3 और यहाँ पर 3,000 इंटू 3, एक्सिस यहाँ पर देखेंगे तो 3000 शेयर एक्सिस है यहाँ पर। 9,000, 9 6 15 और 30 45 आपका यहाँ पर काम हो गया, ठीक है। तो ये दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पर बनेगी। किस तरीके से कंपनी क्या करती है, एक्सिस पैसे को एडजस्ट करती है। नेक्स्ट, प्रो डाटा में हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा हमारा तब जब कोई शेयर होल्डर चूक कर देगा पैसे को देने में। अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे को देने में डिफ़ॉल्ट कर दिया तो एज इट इज डिस्कस अर्लियर कि भाई आपके शेयर्स को हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, मतलब फॉरफिट कर देंगे। फॉरफिट का मतलब होता है क्या, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जितनी भी एंट्रीज हैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करूँगा, आपको शॉर्ट में समझाऊंगा और उसके छिपे हुए कॉन्सेप्ट्स को बताऊंगा कि किस प्रकार से फॉरफीचर की एंट्री की जाती है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं और वो कि 10 रुपये ईच के हैं, एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये, और कॉल्स में ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल हो। अगर फर्स्ट कॉल के साथ ही पूरा पैसा मिल जा रहा है तो सेकंड कॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर 4 ले लेता हूँ, ये मिला करके 10 रुपये के हो गए। मान लीजिए कि एक्स कोई एक शेयर होल्डर है और वो कंपनी 500 शेयर खरीदा है, कंपनी इन्होंने 500 शेयर खरीदा है। इन भाई साहब ने किया क्या, इन भाई साहब ने एप्लीकेशन पे कर दिया ड्यू डेट को, अलॉटमेंट भी पे कर दिया ड्यू डेट को, लेकिन कॉल नहीं पे कर पाए। कंपनी ने बोला कि भैया आपको मैं 14 दिन का नोटिस देता हूँ, आप आकर के पेमेंट कर दीजिए हमें, और ये उसके बाद भी चूक कर गए तो कंपनी बोलेगी ठीक है भाई, आप नहीं पेमेंट कर पाए तो आपके शेयर को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, फॉरफिट कर देते हैं। अब आपका नाम अपने रजिस्टर से एकदम हटा देंगे कि अब आप हमारे शेयर होल्डर नहीं बन सकते। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो शेयर्स होता है ना, उसकी कोई न कोई एक नॉमिनल वैल्यू होती है जिसे हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अगर फेस वैल्यू के बराबर शेयर को मार्केट में उतारा जाए तो इस अवस्था को बोलते हैं एट पार। मतलब अगर नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये की है और उसे 10 रुपये पर मार्केट में उतारा गया है तो फिर इस अवस्था को बोलेंगे पार पर। अगर सपोज करो एक समोसे की वैल्यू 10 रुपये की थी हर दुकान पर, लेकिन उस समोसे का जो दुकानदार था वो बहुत ही नामी दुकानदार था, उसने समोसे की वैल्यू 15 रुपये मांगी है। बात समझिएगा। तो इस अवस्था को बोलेंगे एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब कि यहाँ पर इशू प्राइस ज़्यादा रहेगी और उसकी फेस वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो शेयर इशूड एट पार, एट प्रीमियम, डिस्काउंट पर नहीं, जनरल पब्लिक में डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। ओनली एंड ओनली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो ध्यान से समझिएगा। इसीलिए महंगे दुकान, पुराने दुकान में या जिस दुकान की रेपुटेशन है वहाँ से अगर आप समोसे खा रहे हैं तो फिर
अगर दूसरे दुकान पर वो 10 रुपये का है तो आपको वहाँ पर 20-25 रुपये के मिलेगा, क्योंकि वो अपनी गुडविल का पैसा आपसे मांग रहे हैं, है ना। तो अब शेयर्स यहाँ पर 10 रुपये का इशू हुआ है, आप देख रहे हैं कि एक्सिस नहीं मांगा गया है, तो हम कह सकते हैं ये सिचुएशन पार की हो सकती है। सो अगर इन भाई साहब ने के शेयर कैंसिल हुआ है 4 रुपये से, तो अब आप दिमाग में एक चीज़ बैठाएं कि जब पैसा मेरा आया था तो चाहे वो एप्लीकेशन का था, चाहे वो अलॉटमेंट का था, चाहे वो कॉल्स का था, उन सभी पैसे को मैंने अपने कैपिटल में स्थापित कर दिया था, उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया था। मैंने आपको साफ साफ मित्रों ये बताया था कि जो कैपिटल होता है, आप एक चीज़ को चाहे तो नोट कर लें, बड़ा ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब कि C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, R फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट और R फॉर क्या होता है, रेवेन्यू होता है। कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे, घटेगा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट करिए, घटेगी डेबिट करिए। एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट करिए, घटेगा क्रेडिट करिए। एसेट बढ़ेगा, डेबिट करिए, घटेगा क्रेडिट करिए। रेवेन्यू बढ़ेगा, क्रेडिट करिए, रेवेन्यू घटेगा डेबिट करिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, तो फिर बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। CLEAR। सो रेदर इसका भी हमें काम नहीं है। तो जब कैपिटल बढ़ा था, जब पैसे पेमेंट हो गए थे, इन भाई साहब का पैसा आ गया था और उस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो अब जब पैसा वापस होगा तो कैपिटल कम होगी, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्या करेंगे, कम होगी तो फिर डेबिट करेंगे। ठीक है, जो भी पैसा इन्होंने पेड किया है, रेदर वो एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो, कंपनी उसे एक सेपरेट खाते में ट्रांसफ़र करेगी, जिसको हम लोग टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का नाम देते हैं। फॉर फ्यूचर क्यों, कि भाई कैंसिलेशन करते समय ही जितना अमाउंट मिला है उसको एक सेपरेट खाते बनाए, क्योंकि ये फॉर फ्यूचर की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर फ्यूचर अकाउंट, और वहाँ पर वो सारे अमाउंट को डालेंगे जो उस डिफॉल्टर से मिला हुआ है। और जो पैसा नहीं मिलेगा, या तो इसके लिए हम सेपरेटली कॉल्स को ओपन कर सकते हैं या कॉल्स इन एरियर्स को भी डाल सकते हैं। हम कह सकते हैं टू शेयर कॉल्स अकाउंट, या हम अनपेड कॉल्स भी ले सकते हैं, या उस स्पेसिफिक उसका नाम भी लिख सकते हैं, या कॉल्स इन एरियर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ना होगा कि अगर कॉल्स इन एरियर्स लिख दिया तो गलत होगा, या कॉल्स लिख दिया या अलॉटमेंट लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सो कैपिटल 500 इंटू एक शेयर की वैल्यू वही 10, क्योंकि अब उनके पूरे शेयर को कैंसिल कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर जितना वैल्यू मिलेगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 500 इंटू 10 टोटल शेयर की नंबर ऑफ शेयर इंटू, ऑलवेज याद रखिएगा कॉल्ड अप वैल्यू होती है। जरूरी नहीं है कि कंपनी 10 रुपये ही कॉल करे, हो सकता है 8 रुपये हो, तो ऑलवेज कैपिटल को 8 रुपये से करेंगे, जितना कॉल करेगा। अगर फुल्ली कॉल्ड है 10 रुपये पूरा रखिए, अगर पार्शली कॉल्ड है तो जितना कॉल किया है उतनी ही वैल्यू वहाँ पर रखेंगे। इन भाई साहब ने कितना पेमेंट किया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने, 6 रुपये से, तो भैया 6 रुपये हम यहाँ डाल दें। ठीक है, कितना नहीं पेमेंट किया है, 4 रुपये हम यहाँ डाल दें, सीधी सी बात है। ये हो गया आपका काम, ये समस्या आपकी खत्म हो गई। सर क्या होगा अगर ये शेयर प्रीमियम पर इशू हो गए, ये तो आपका ठीक है, ये आपने बता दिया। अगर ये शेयर प्रीमियम पर आ जाए, हम कह सकते हैं प्रीमियम भी यहाँ इंक्लूड कर लें, यहाँ पर प्रीमियम भी इंक्लूड कर लें। मान लीजिए प्रीमियम लेते हैं 2 रुपये से, ठीक है, और प्रीमियम अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो ऑलवेज उसे अलॉटमेंट के साथ माना जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में हमें ये देखना होता है कि इन्होंने जो एक्स है, जो 500 शेयर के लिए आए थे, इन्होंने कौन सी कॉल पे की है। अगर इन्होंने एप्लीकेशन पे किया है, अलॉटमेंट पे किया है,
तो एक बार प्रीमियम का पैसा मिलने पर दोबारा उसको कैंसिल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ऐसे केस में कैंसिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपकी ये सेम एंट्री होगी। वहाँ पर प्रीमियम वहाँ से हट करके वो अपने घर चला जाता है। इस घर को बोलते हैं क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लसेस के हेडिंग्स में अंडर द बैलेंस शीट इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में आता है। उसका अलग उपयोग है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अब अलग उपयोग है। वो हमारी कैपिटल प्रॉफिट है और हमारे कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में उसका काम होता है। ये पूरा लेक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, बस इतना आप समझ लेंगे, पूरे लेक्चर को थॉरोली रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, तो मैं ये श्योरिटी गारंटी मेरी तरफ से है, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। हम लोग एक फुल फ्लैश क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो शेयर कैप, ऐसे केस में अगर इन्होंने अलॉटमेंट पे किया, एप्लीकेशन पे किया, तो सीधी सी बात ये सेम एंट्री होगी। हम प्रीमियम का नाम भी नहीं लेंगे यहाँ पर, भूल से भी हम नाम नहीं लेंगे मेरे मित्रों। लेकिन अगर इन भाई साहब ने अलॉटमेंट भी नहीं पे किया और कॉल भी नहीं पे किया, तो काम तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। सिचुएशन कैसे चेंज होगा, देखिए, इन्होंने प्रीमियम नहीं पे किया है तो प्रीमियम यहाँ पर कैंसिल होगा। जब प्रीमियम मिलता है, क्योंकि प्रीमियम क्रेडिट बैलेंस शो करता है, ठीक है, और क्योंकि क्रेडिट बैलेंस शो करने का मतलब प्रीमियम बढ़ेगा तो क्रेडिट किया जाएगा, प्रीमियम घटेगा तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। जब शेयर्स इशू करते हैं तो प्रीमियम पर जब इशू करते हैं, पैसा आ रहा है, प्रीमियम का बैलेंस बढ़ रहा है, तो प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा ऑलवेज। जैसे अगर हम अलॉटमेंट के साथ है तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, या रिसीविंग के समय बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना, तो वहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा है। अब वही चीज़ कैंसिल होगी तो ऑलवेज कैंसिलेशन पर उल्टा इफेक्ट, डेट इज कोई चीज़ डेबिट है तो उसको क्या करिए, क्रेडिट, सॉरी कोई चीज़ क्रेडिट है तो उसको डेबिट करिए। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये खाता हम लोग इसलिए खोल रहे हैं, किस खाते में वो पैसा जाएगा जो मिल चुका है। अब क्या क्या नहीं मिला है, आप उसको सेपरेटली ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉल्स इन एरियर्स पे भी लिख सकते हैं। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ टू कॉल्स अकाउंट, टू कॉल्स अकाउंट, सीधी सी बात। 500 इंटू 10 कैपिटल में रहेगा, टोटल उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये आ जाएगी प्रीमियम पर। भाई साहब ने पेमेंट किया है सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को, तो 500 इंटू 3, अलॉटमेंट की वैल्यू 5 रुपये बनेगी, इंक्लूडिंग प्रीमियम है 3 रुपये और 2 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 5 रुपये इंटू 5 और 5 रुपये इंटू, सॉरी 500 शेयर इंटू 4, तो ये मेरे मित्रों 5000, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1500, ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा आपका 2000, मिला लीजिए तो आपका काम 4000 और 2000, ये आपका 6000, 6000 यहाँ बैलेंस बराबर, काम खत्म। बस आपको ये ध्यान देना है कि प्रीमियम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज होगा, ये जो 500 शेयर कैंसिल हुआ है, इनका क्या करना है, इनका क्या करना है, तो ये पूरी एंट्री यहाँ पर आपको मिलेगी, इनको री इशू करना है, री इशू करना है। और जब री इशू करेंगे तो दोबारा कंपनी के पास पैसा आएगा और कंपनी अल्टीमेटली उस पैसे को अपने मेन सोर्स ऑफ अकाउंट में डालेगी, डेट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। तो री इशू भी कंपनी करेगी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पर भी। हाँ, री इशू कर रहे हैं, सेकेंड हैंड गुड्स है हमारा, अगर हम उसको बेचेंगे तो मार्केट के अंदर, तो सीधी सी बात है कभी कभी कम वैल्यू पर बेचना पड़ सकता है, ठीक है, फर्स्ट हैंड है तो कोई बात नहीं है, पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी। एट पार, एट पार का मतलब क्या हुआ कि अगर वो शेयर 10 रुपये पर कैंसिल हुआ है तो 10 रुपये पर री इशू हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, पूरा पैसा आया है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल में। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं कि अगर 10 रुपये का शेयर है, उसे 12 रुपये पर इशू किया जा रहा है, मतलब एक्सिस मांगा जा रहा है, तो एक्सिस की किस चीज़, कहाँ क्या चीज़ होगा, वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा। और जब भी प्रीमियम बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट पूरे पैसे से कंपनी 10 रुपये अपने कैपिटल में डाल देगी और 2 रुपये उठा करके सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में क्या करेगी, ट्रांसफ़र कर देगी। उसका उपयोग अलग है, इसका उपयोग अलग है, जिसका पैसा उसी के पास जाना चाहिए, दूसरे का पैसा मेरे पास नहीं आना चाहिए।
अब का बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के केस में अगर शेयर 10 रुपये का है, अगर वो 8 रुपये पर इशू हुआ है तो 2 रुपये का डिस्काउंट मतलब घाटा गया। तो याद रखना यहाँ पर फॉरफिट, पहले एंट्री समझ लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट जो कि 8 रुपये से करेंगे क्योंकि पैसा इनफ्लो हुआ है 8 रुपये से। 2 रुपये का घाटा गया है, उसको डिस्काउंट का नाम नहीं देंगे, उसको देंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और 2 शेयर कैपिटल, तो 10 रुपये में 2 रुपये अगर ये चीज़ क्रेडिट होगी पूरे अमाउंट से, 2 रुपये अगर उसमें से डेबिट होकर के कैंसिल हो रहा है तो 8 रुपये आपका मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा, सर यहाँ डिस्काउंट भी ले सकते थे, सर यहाँ फॉरफिटेड शेयर को क्यों यूज़ किया गया है? तो देखो बच्चों ध्यान से समझो, आपने हर जगह देखा है कि जब पैसा मिल रहा था तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम लोग क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। जब भी पैसा मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा तो शेयर फॉरफिटेड को हम क्रेडिट कर। लेट्स से कि यहाँ पर 6 रुपये मिला है, 6 रुपये मिला है, यहाँ पर भी 6 रुपये मिला है। तो अब इसी पैसे में से हमको क्या करना है, डिस्काउंट देना है। और डिस्काउंट की लिमिट इससे ज़्यादा कभी भी होनी नहीं चाहिए, या तो इसकी इक्विवेलेंट होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। अगर ये मिला है तो क्रेडिट किया, और अगर इसमें से पैसा गया है तो हमने इसको क्या किया है, डेबिट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, इसलिए हमने इसको वहाँ पर डेबिट किया। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अब आखिरी एंड लास्ट एंट्री ऑफ दिस चैप्टर क्या होगी, यहाँ पर आप वॉच करें कि 6 रुपये अगर कंपनी को मिला है और अगर कंपनी ने 2 रुपये उसमें से लॉस या डिस्काउंट दिया तो रिमेनिंग 4 रुपये अभी भी हमारे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा है, और ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट ऑलवेज ट्रांसफ़र होता है क्या, कैपिटल रिजर्व में। फॉर डैट दिस इज द लास्ट एंट्री ऑफ दिस चैप्टर, कि अगर बैलेंस बच रहा है तो उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। हमने आपको साफ साफ बताया था कि फॉरफिटेड शेयर को क्रेडिट करने का मतलब पैसा मिला है, और जब इसके इफेक्ट को कम करेंगे तो ये चीज़ डेबिट होगी और यहाँ से पूरा पैसा ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में। एंट्री याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज़ द लास्ट एंट्री ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहले शेयर इशू होगा, हमको ये देखना होगा कि वो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, आगे बढ़िए, कॉलिंग करिए, कॉलिंग का पेमेंट करिए। अगर शेयर होल्डर ने पूरा पैसा दिया है तो ठीक है, काम खत्म। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग और बढ़ेगी, पैसा पहले आएगा। उसके बाद जो मेन सोर्स ऑफ कंपनी की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कंपनी अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी, रिमेनिंग पैसे को एडजस्टमेंट्स करेगी। क्लियर? और फिर आगे जा कर के अगर कोई शेयर होल्डर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, अगर डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसके शेयर को कैंसिल किया जाएगा, फॉरफिट किया जाएगा और बाद में उस शेयर को क्या किया जाएगा, रीइशू कर दिया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ क्या करना है, फुल फ्लैश क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम 10 क्वेश्चन लगाने के बजाय एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व उठा ले जिसमें उन 10 क्वेश्चन के मिली भगत इंफॉर्मेशन दी हुई हो। क्लियर है? सो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को कि एस प्राइवेट लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। दीज शेयर्स वर इशूड एट पार एंड द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा, 1 लाख शेयर इशू हुए हैं, 10 रुपये के हुए हैं और इन शेयर्स को इशू किया गया है पार पर। अब एप्लीकेशन की फीस है 3 रुपये, अलॉटमेंट की फीस है 4 रुपये, फर्स्ट कॉल की फीस है 2 रुपये एंड फाइनल कॉल की बैलेंस मतलब 3 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट मतलब 7 रुपये, 7 2 9, बैलेंस फाइनल कॉल के लिए 1 रुपये बचा है भाई साहब। दूसरा, एप्लीकेशन
अब देखो अलॉटमेंट कैसे किया जा रहा है यहाँ पर, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 इन फुल, मतलब 20,000 वाले को 20,000 पूरा दे दिया गया। टू द एप्लीकेंट्स 40,000 कितना दिया गया है, 30,000 दिया गया है। टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 कितना दिया गया है, 50,000। पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन और पढ़ लें ताकि हमें और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑल एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्सेस पे हुआ है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया है, मतलब अलॉटमेंट पर एडवांस दे दिया गया है और जब बाद में हिसाब किताब होगा तो एडवांस को वहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसको दिमाग में रखिएगा। क्लियर होगी बात। अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं देता तब भी हम पूरे पैसे को अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन मेंटेन नहीं है, नहीं गिवन है, तो यू हैव टू एडजस्ट ऑल द एक्सेस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, नेवर रिफंड इट, कभी भी उसे रिजेक्ट ना करें। सो क्वेश्चन को देख लिया आप लोगों ने। पहले इस इतने पार्ट को हम लोग उठा लेते हैं। तो अब हम करते क्या है कि एक टेबल तैयार कर लेते हैं कि भाई अप्लाइड कितना हुआ है और कंपनी की कैपेसिटी कितनी है अलॉट करने की, और कंपनी ने कैसे अलॉट किया है। तो पहला जो ग्रुप बनाया है वो बताया है 20,000 वाले को 20,000 पूरा दे दिया गया साहब। दूसरा जो ग्रुपिंग बनी है वो 40,000 वालों को 30,000 दिया जा रहा है, इनको कम दिया जा रहा है, इसी को प्रोपोर्शनेटली बोलते हैं। इनको 60,000 वाले को 50,000 दिया जा रहा है। इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आपका 1,20,000 आ गया और यहाँ पर आ गया आपका 1 लाख। कंपनी की बात भी बन गई, ज़्यादा हमें परेशानी भी नहीं हुई। ठीक है, अब जो पैसा आया है और जो पैसा एक्चुअली में कंपनी के कैपिटल में ट्रांसफर करना है उसके डिफरेंसेस को एक बार चेक कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन की वैल्यू ही सबसे पहले पे होती है। इन लोगों ने सबसे पहले एप्लीकेशन ही पे किया है। मैंने साफ साफ बताया था अलॉटमेंट अभी जब तक पूरे शेयर होल्डर के लिए अप्लाई नहीं हो जाता। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक टर्म होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इस पर डेफिनेशन भी आती है। देखिए मैं क्विकली इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। इफ कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है तो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर कि जब हम इक्विटी के थ्रू फंड को रेज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इशू हैवी होता है। शेयर्स को इशू करने में काफ़ी खर्चे आते हैं, प्रोस्पेक्टस के खर्चे, कुछ कंपनी के भी अपने खर्चे होंगे। अगर शेयर्स इशू हो रहा है प्रीमियम पर भी है तो उसको भी कई सारे खर्चे होंगे, बहुत सारे खर्चे। कंपनी के पास पैसा नहीं था, कंपनी ने बाहर से पैसा लिया हुआ है। अगर अपना ही पैसा लगा देते तो उसकी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट कर जाती, इसलिए कंपनी ने बाहर से पैसा लिया है। वो कंपनी ने बोला है कि ठीक है अभी के लिए दे दो, और जब जब शेयर इशू हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, वहाँ से जो पैसा आएगा मैं आपको वापस लौटा दूंगा। ठीक है, तो अगर इसका कॉस्ट भी न कवर हो पाए, इस 10,000 शेयर का अगर कॉस्ट भी ना कवर हो पाए तो फिर हमको इशू करने से फायदा क्या। तो इसलिए कंपनी एक मिनिमम लिमिट लगा देती है कि कम से कम मेरे पास इतना शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगा तभी हम आगे का काम करेंगे, जिसको हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि कितना है 90%, किसका, ऑलवेज इशूड का। अगर कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है तो कंपनी के पास कम से कम मिनिमम सब्सक्रिप्शन 9,000 शेयर्स के लिए आना चाहिए। नहीं, अगर 8,000 आता है तो कंपनी बोले नहीं, हमको काम ही नहीं करना है, जिनका जिनका पैसा लिया है सब वापस कर दीजिए भाई, हमको आगे का काम नहीं करना है। क्लियर, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो एप्लीकेशन की वैल्यू है भाई साहब 3 रुपये। अब देखते हैं टोटल मनी कितना रिसीव हुआ है हम लोगों को। टोटल मनी रिसीव हुआ है, जितने लोग पेमेंट कर चुके हैं
मतलब इतने लोग पेमेंट कर चुके हैं, तो 20,000 के हिसाब से हुआ 60,000, 40,000 के हिसाब से हुआ मेरा 1,20,000 और 60,000 के हिसाब से हुआ 1,80,000। ठीक है, ये चीज़ तो टोटल आप देख लेंगे 3,60,000 आ गया। अब कंपनी इसमें से अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो पैसा निकाल लेगी जिसे कंपनी को अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होता है, दैट इज शेयर एप्लीकेशन। 3 रुपये के हिसाब से 20,000, 60,000 मिलना चाहिए था, मेरा 60,000 मिल चुका है। 3 रुपये के हिसाब से 90,000 मिलना चाहिए था, 90,000 भाई साहब निकाला 90,000। 50,000 के हिसाब से हुआ 1,50,000। पहला ग्रुप देखेंगे, यहाँ टोटल करेंगे तो आपको 3 लाख मिल जाएगा। 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000 और 1 लाख इंटू 3 मतलब 3 लाख। ठीक है, तो पहले वाले में कोई एक्सेस नहीं है, 60,000 एप्लीकेशन मिला है, 60,000 एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र कर, हमने एप्लीकेशन का पैसा हमको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर 1,20,000 मिला है, जबकि हमें 90,000 कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, तो एक्सेस कितना एडजस्ट होगा, वो क्वेश्चन में साफ से बोला है। एक्सेस को आप कहाँ एडजस्ट करिए, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करिए। कंपनी कहाँ एडजस्ट करिए, अलॉटमेंट पर, तो यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्सेस कितना है, 30,000 का है। यहाँ पर टोटल मिला है 1,80,000, जिसमें कंपनी ने 1,50,000 अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी, तो यहाँ पर भी एक्सेस हो जाएगा आपका 30,000 का, अलॉटमेंट पर 60,000 का एक्सेस एडजस्ट हो गया, काम खत्म। क्लियर होगी बात। तो ये आपकी वर्किंग है जो आपको ये समझा रही है कि पैसे का हिसाब किताब किस तरीके से बनाना है। अब एंट्री को समझ लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि आपको एप्लीकेशन के पैसे को रिसीव करना है। टोटल पैसा आप रिसीव करिए, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके पास टोटल पैसा कितना आया है, 3,60,000 रुपये। भाई साहब ध्यान से समझिएगा मित्रों इसको। तो टोटल 3,60,000। अच्छा, एक चीज़ और, जो बेसिक चीज़ हम भूल जाते हैं, नरेशन को लिखना। नरेशन को न लिखने का एक इम्पैक्ट होता है। नरेशन क्यों लिखा जाता है, नरेशन उस एंट्री क्यों हो रही है, नरेशन उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। और जब एग्जामिनर या टीचर जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो नरेशन को देख करके एंट्री के हिसाब किताब को मेंटेन करते हैं। अगर आपने नरेशन नहीं लिखा है तो फिर ये कभी भी क्लियर नहीं होगी एंट्री हो क्यों रही है ना। तो कुछ लोग होते हैं टाइम बचाने के लिए नरेशन को नहीं लिखते, ये करना नहीं चाहिए। ठीक है, या ये कंसेप्शन हो जाता है कि सर ने नहीं लिखा तो हमको भी नहीं लिखना है, फॉलो करने लगते हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू राइट द नरेशन। नरेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। नरेशन नहीं लिखेंगे तो इसमें भी आपके मेहनत पर कुछ ना कुछ असर नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन के इम्पैक्ट को कैंसिल करके जहाँ जहाँ पैसा है सबको हिसाब किताब बनाना है उसका। तो इसमें से कुछ जो पैसा है हमारा क्षमता अनुसार उसे हमें अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, और जो एक्सेस है उसे कंपनी ने साफ साफ बोला है कि एक्सेस को अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दो, एडवांस दे दो, बाद में हिसाब किताब होगा तो देखा जाएगा। तो 3,60,000 यहाँ से आप देखेंगे 3 लाख एप्लीकेशन है यहाँ पर, जो एप्लीकेशन के थ्रू पैसा आया है वो 3 लाख कंपनी तुरंत ट्रांसफ़र कर देगी कैपिटल में, और जो एक्सेस है वो 60,000 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एक्सेस एडजस्टेड। अब जरूरी नहीं कि ट्रांसफर के आगे पूरा लिखे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सेस एडजस्टेड।
ठीक है दोस्तों। थर्ड एंट्री पार का सिचुएशन है, अब अलॉटमेंट को ड्यू करेगी, पहले ड्यू कर देते हैं, फिर एक टाइम दिया जाता है पेमेंट का। तो शेयर रिसीवर के नाम से ड्यू कर देंगे, भाई ये रिसीवर है, अलॉटमेंट ये पूरा पैसा देंगे, तो कंपनी उसे ट्रांसफ़र करेगी शेयर कैपिटल में। अच्छा, कंपनी की जितनी क्षमता है उतनी ही अलॉटमेंट के लिए वो काम करेगी, अपनी क्षमता के ऊपर नहीं जाएगी। तो क्षमता कितनी है भैया, 1 लाख शेयर्स की अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है, 4 रुपये। तो मतलब कंपनी अलॉटमेंट पर कितना मांग रही है, 1 लाख इंटू 4 दैट इज 4 लाख, 4 लाख, ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू किया गया है ना, रिसीव नहीं किया गया है। एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता है कि पहले ड्यू करें फिर रिसीव करें। आप जैसे ही आवेदन करेंगे तुरंत पे आपसे एक नॉमिनल फीस मांग ली जाएगी, है ना। कोचिंग में भी अगर आप, इंस्टीट्यूट्स में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं या किसी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेते हैं, तो आपसे एक एप्लीकेशन मनी मांग ली जाती है। रिमेनिंग जो पैसे होते हैं, अब वो इंस्टीट्यूट चाहे लमसम मांगे चाहे वो आपसे किस्तों में मांगे, डिपेंड करता है उस वहाँ की पॉलिसी पर। तो अब क्वेश्चन का आगे वाला भाग देख लीजिए आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप। फुल्ली कॉल्ड का मतलब पूरे 10 रुपये मांगे गए हैं, पेड अप एक्सेप्ट अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड। इस पर विशेष ध्यान दीजिए, अप्लाइड फॉर 4000 शेयर्स आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग 40,000 शेयर्स। अब यहाँ पर थोड़ा बात समझने की आवश्यकता है। सभी पैसे कॉल कर लिए गए हैं, पे हुए हैं, लेकिन वो लोग जो 4000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, 4000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, उन्होंने फर्स्ट, फाइनल और अलॉटमेंट नहीं पे किया। देखो ध्यान दो, यहाँ पर अप्लाई किए थे, कंपनी ने अलॉट नहीं, कितना किया ये नहीं पता है हमें, ठीक है। तुम कितना हमसे मांगोगे हम तुमको देने वाले नहीं है, हमारी क्षमता जितनी है हम तुमको उतना देंगे, है कि नहीं। अगर सपोज करो कि घर में 1 केजी आटा बचा हुआ है और रात के 2 बज रहे हैं, कहीं कोई कुछ नहीं है, और अगर कोई रिलेटिव आ गया, कोई मेहमान आ गया, तो हम 1 केजी का आटा का ही उपयोग करेंगे, है कि नहीं। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर चावल का उपयोग भी कर सकते हैं, हटा देते हैं चावल को, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रखते, कोई रिलेटेड आइटम, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम वहाँ पर नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ आटा सब्जी। तो हम 1 केजी में, अगर मैं सपोज करें 1 केजी में अगर 20 रोटी बन रही है तो 20 रोटी को ही यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 केजी में अगर 20 रोटी से 50 रोटी कर दे या 100 रोटी कर दे, ऐसा नहीं कर सकते। तो कंपनी, याद रखिएगा, आप कितना अप्लाइड कर रहे हो उससे नहीं मतलब है, कंपनी ऑलवेज आपको कितना अलॉट करती है वो चीज़ कंपनी निकालती है। हमें यहाँ निकालना होगा कि ये जो 4000 शेयर्स के लिए अप्लाइड हुआ था, एक्चुअली में इनको अलॉट कितना किया गया है, अलॉट कितना किया गया। तो हम प्रो डाटा वाले टेक्निक को यूज़ करते हैं। कैसे, पहले क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। ऑल द शेयर्स on which calls were not paid were forfeited by board of directors. So as it is discussed earlier कि भाई अगर कॉल नहीं पे करोगे तो कैंसिल कर दिया जाएगा। 2000 forfeited share were issued as fully paid up on receipt of 8 per share, और जिसमें से 2000 शेयर्स री इशू किए गए हैं 8 रुपये पर। चलिए, तो किस ग्रुप को बोला गया है भाई, इस ग्रुप को उठाया गया है 40,000 वाले ग्रुप को। याद रखिएगा। अब हमें ये निकालना है कि जैसे हमने रेशियो बनाया था कि 4:3 का, कि भाई हर 4 शेयर्स के लिए जो अप्लाई किया उसको कम दे देते हैं हम।
तो भाई ये अप्लाई इन्होंने किया था 4 शेयर के लिए और वाजिब सी बात इन्हें कम मिला होगा और दिस फिगर इज अननोन इन दिस क्वेश्चन, दिस फिगर इज अननोन, वी हैव टू फाइंड आउट दिस अननोन एलिमेंट एंड वी नो कि ये अमाउंट या ये फिगर क्या होगा, उस फिगर से कम होगा। कैसे? हम इसी चीज को यूज कर लें, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड किस ग्रुप को यूज किया गया है? 40,000 वाले ग्रुप को यूज किया गया है, जिनको अलॉट कितना किया गया था? 30,000। तो जो चीज निकालनी होती है ऑलवेज ऊपर होती है, तो अलॉटेड अपॉन अप्लाइड मैथमेटिक्स का नियम भी है, 40,000 इंटू अप्लाइड कितना किए थे इन्होंने? 4,000। आप देखोगे कितना आ गया? 3,000 शेयर्स अप्लाइड हो गया। 3,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने क्या करेगी? अलॉट करेगी। अप्लाइड इन्होंने किया था 4,000, जबकि कंपनी ने अलॉट कितना किया उनको? 3,000। इसी को बोलते हैं क्या? प्रोराटा। अगर क्वेश्चन में अलॉटेड है तो हमें अप्लाइड निकालना होता है, हमें निकालना होता है कि भाई इन्होंने कितना अप्लाइड किया है, और इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब अप्लाइड करते हैं तो एक्सेस मनी भी पे कर देते हैं। आप हमसे मांगे थे 4 शेयर और हम आपको दे रहे हैं 3 शेयर, तो आपने 1 शेयर का ज़्यादा पैसा पेमेंट किया हुआ है, और जितना भी ज़्यादा पैसा पेमेंट किया हुआ एडजस्ट होगा बाद में, हिसाब किताब A to Z है ना। तो भाई आपने मांगा है 4 तो हमने आपको दिया है 3, तो आपने 1,000 शेयर का ज़्यादा पैसा पेमेंट किया हमें, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,000 इंटू 3, मतलब आपने 3,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट किए। अब देखो हिसाब किताब कैसे मेंटेन होता है। लेट्स सेज कि आप कहीं पेन खरीदने गए, आज डेट है 13 या 12 को पेन खरीदने गए थे, 12/12/2021, और इस पेन की वैल्यू थी 100 रुपये की, वैल्यू 100 रुपये की थी। आपके जेब में 100 रुपये का नोट नहीं था, आपने उसे 200 रुपये वाले नोट दे दिए और बोले चलो ठीक है बाद में देख लेंगे। आपने उसे एक्सेस कितना पे किया है? 200 रुपया। 13 तारीख को आप आते हो और आपको आवश्यकता होती है किसी गिफ्ट को खरीदने की, तो आप एक गिफ्ट खरीदते हो जिसकी वैल्यू होती है 500 रुपया। तो दुकानदार आपसे 500 रुपये मांगता है कि भाई साहब 500 रुपये दे दो। आप क्या करते हो? आप उसे 400 रुपये देते हो। दुकानदार पूछता है ऐसा क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो भाई साहब भूल गए, कल मैं आया था और पेन का मैंने आपको एक्सेस पैसा दिया था, अब मैं आपको जब दूंगा तो फिर एक्सेस कितना दे? 100 रुपये देता है, इस 500 में से 100 रुपये मैं घटा देता हूँ, रिमेनिंग कितना बचता है मैं 400 रुपये दे देता हूँ आपको। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। इस लोगों ने ये अप्लाइड जो 3,000 शेयर है इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया था, क्वेश्चन में एज इट डिस्कस कर लिया। तो जब अलॉटमेंट वैल्यू निकाली जाएगी, कंपनी निकालेगी कि भाई कितना नहीं मिला अलॉटमेंट पर, तो जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है वहाँ एडजस्ट कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान समझिए। अमाउंट ड्यू ऑन 3,000 शेयर्स ऑलवेज 4,000 पर नहीं 3,000 पर निकालेंगे। बोला मैंने कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को देखती है, आपके डिमांड को नहीं देखती, बिकॉज डिमांड ऑलवेज ह्यूमन्स वांट्स अनलिमिटेड, अनलिमिटेड डिमांड इकोनॉमिक्स का एक नियम है, अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस। इसी की वजह से मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं।
तो 3000 इंटू 4 रुपये, अलॉटमेंट की वैल्यू है 4 रुपये, तो टोटल कंपनी को 12,000 रुपये नहीं मिला है। बोला गया है कि भाई 3,000 रुपये एक्सिस, अब इसमें से माइनस कर दिया जाए ना, क्योंकि ये तो एक्सिस पेमेंट था। तो अब कंपनी कितना हिसाब किताब बनाएगी, 9,000। यही कंपनी के लिए एरियर होगा और अलॉटमेंट। एरियर का मतलब कोई कॉल छूट जाना, अनपेड हो जाना। तो जहां 12,000 नहीं मिल रहा था, 3,000 उसने एक्सिस पेमेंट किया था, अब एरियर कितना होगा, 9,000। चलो अब टोटल हिसाब किताब मिला लेते हैं। तो टोटल जो ड्यू था वो आपका था 4 लाख का। कंपनी ने एडवांस पहले ही दे रखा है जो कि है 60,000 रुपये का एक्सिस का। अब आपको 3,40,000 चाहिए। और ये जो एरियर है, जो लोग नहीं पेमेंट किए हैं अलॉटमेंट की वैल्यू, वो भी यहाँ पर माइनस होगी। तो कंपनी को कितना मिलेगा मित्रों, 3,31,000। बस सीधी सी बात है। अगर रटने गए तो काम वहीं पर खराब कर दी। समझिए, अलॉटेड है, अप्लाइड निकालिए, अप्लाइड है, अलॉटेड निकालिए, एक्सिस को खींचिए वहाँ से, जो अनपेड अमाउंट है उस एक्सिस को वहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए, टोटल हिसाब किताब मिला लीजिए। ऑलवेज कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब ये चीज़ आपको वहाँ पर किताबों में नहीं लिखा होगा, किताबों में ये चीज़ बताई गई होगी कि काम क्या करना है आपको, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप करेंगे ना तो वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी ऑलवेज। सो चलिए इसको हम लोग एंट्री में एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करना है हम लोग को, एंट्री समझ लीजिए। सो फोर्थ एंट्री, रिसीविंग की पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि 3,31,000 है ना, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट कॉलिंग की एंट्री होगी। कॉल की वैल्यू आपकी कितनी है देख लेते हैं। कॉल की वैल्यू फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 1। तो नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपए यहाँ पर, 2 लाख रुपए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री, सिक्स एंट्री, पैसा रिसीव करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा भाई, इन 2 लाख जो अमाउंट हमें मिलना था ना, इसमें से ये जो 3,000 शेयर्स होल्डर है, एक शेयर होल्डर जिन्होंने 3,000 शेयर्स अप्लाई किया था, इसने इस पैसे को भी नहीं दिया। तो जब रिसीव करेंगे तो ये पैसा वहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा 1,94,000 हमें मिलेगा। अब इसके लिए आप सेपरेटली खाता भी खोल सकते हैं और नहीं भी खोल सकते हैं। अगर नहीं भी खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोटल आप पैसा यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, 1,94,000, 1,94,000 as it is. Application share first call money received. Next entry will be regarding final call, share final call account debit to share कैपिटल अकाउंट। 1 रुपये का बैलेंस है तो ये हुआ 1 लाख इंटू 1, मतलब 1 लाख ही रुपये आपको चाहिए इस पर। पैसा यहाँ पर भी आप रिसीविंग करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुआ है जो पहले वाले में हुआ था भाई, 1 लाख रुपीज़ चाहिए और इसमें से 3000 शेयर के लिए जो अप्लाई था उसने इस अमाउंट को भी नहीं दिया, तो आपका 97,000 मिलेगा। जो भी नहीं मिल रहा है वो माइनस करते रहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये आपकी एंट्री होगी, आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है और इसे समझिए। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिमांड किया गया कि आप फॉरफिट कर दिया गया। तो फॉरफिट के लिए हमने आपको बताया था करना क्या है, 9th शेयर कैपिटल उतने से कम होगा, इसलिए इसको यहाँ पर डेबिट किया जाएगा। प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पर, तो प्रीमियम का नाम भी नहीं लेंगे। जो पैसा मिला है वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा, और जो नहीं मिला है वो क्रेडिट किया यहाँ पर जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। सो 3000 इंटू 10 दैट इज 30,000, ध्यान से समझिए। फाइनल कॉल पर नहीं मिला था 3000 इंटू 1 जो कि 3000 था, यहाँ पर 3000 इंटू आपका 2 था जो कि 6000 था। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अलॉटमेंट में कितना एरियर, ऑलवेज इस अमाउंट को ध्यान में रखिएगा जो आपने कैलकुलेशन किया हुआ है। ये ऑलवेज 12,000 के एरियर में से 3,000 आपका एडजस्ट होकर के एरियर कितना बना है, 9,000। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 9,000। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मिला कितना। तो आप डायरेक्टली या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, तो 9, 6, 15, 3, 18, तो आपको 12,000 यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए 3,000 है और 3 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मिला है 9,000, और जो एक्सिस आपने पे किया है 3,000 रुपये ज़्यादा एप्लीकेशन पर, वो 12,000। ये ऐसा यहाँ पर आप, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ध्यान से समझते रहिए, है ना। सो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है इस चैप्टर का, बहुत ही ध्यान समझना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भाई 2000 शेयर को री इशू कर दिया गया है 8 रुपये पर, तो 10 रुपये की चीज़ है, 8 रुपये पर री इशू किया गया है, 2 रुपये का लॉस सह करके, तो एंट्री इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी क्या, पैसा आएगा, एसेट बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, फॉरफिटेड में जितना मिला है, कितना मिला था हमें 12,000, उसमें से हम घाटा सहेंगे, इसलिए यहाँ पर इसको डेबिट किया जाएगा, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। तो पैसा जितना भी आएगा वो हमारे सोर्स में जाएगा, डेट इज शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2000 इंटू 8 रुपये के हिसाब से पैसा मिला है जो कि 16,000 होना चाहिए। 2000 इंटू 2 मतलब 4 रुपये के हिसाब से हमारा घाटा हुआ है, और 2000 इंटू 10 दैट इज 20,000 आपका शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा, बीइंग 2000 शेयर रीइशूड एट द रेट रुपीज 8 ईच। लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर पैसा बच रहा है तो मेरी कैपिटल प्रॉफिट है, डेट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री ऑफ दिस चैप्टर, ये लास्ट एंट्री, इसके बाद कुछ नहीं करना है। 11वीं एंट्री शुभ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, अब इसमें कितना जाना चाहिए
तो हम मैथमेटिकली भी इसे समझ सकते हैं या तो हम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। जब आपने शेयर को फॉरफिट किया था तो ये बैलेंस आप देखिए, ये बैलेंस ये शो कर रहा है कि 12,000 रुपये आपको मिला था, ठीक है। और ऑलवेज री इशू करते समय फॉर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते समय हमें वही अमाउंट इसमें ले जाना चाहिए जितना शेयर री इशूड हो रहा है। तो अगर 3,000 शेयर पर आपको 12,000 रुपये मिला है तो एक शेयर पर कितना मिलेगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 3,000। आप 2,000 शेयर्स के हिसाब से निकालना चाह रहे हैं कि 2,000 पर कितना मिलना चाहिए, तो 12,000 डिवाइड बाई 3,000 इंटू 2,000 कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 4,000। इस 4,000 में से आपने सच में 8,000 यहाँ पर, यहाँ पर 8,000 होना चाहिए। इस 8,000 में से आपने लॉस कितना सहा है? ये 4,000 का लॉस सहा है। तो इस 4,000 के लॉस को क्या करिए, माइनस कर दीजिए 4,000, तो रिमेनिंग आपका बचेगा 4,000। डेट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ साफ साफ अच्छे शब्दों में लिख दीजिए 4,000। क्लियर होगी बात? सो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो फुल फ्लैश क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, हमने इस क्वेश्चन में हर एक कंटेंट को देखा, वेदर इट इज रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन, वेदर इट इज रिलेटेड टू फॉरफीचर, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रो डाटा। ईच एंड एवरी टॉपिक इज फुल्ली कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। सो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में, आपके दिमाग में होगा। एक और भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं हम लोग इसे, बैलेंस इन फॉरफिटेड शेयर अकाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड लेस लॉस। ये जो बैलेंस आएगा लॉस ऑन रीइश्यू, वही आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। इस बैलेंस पर बैठा के देख लेते हैं हम लोग। आपको 12,000 मिला है बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड लेस लॉस आपका हुआ है 4,000 का। तो 8,000 में से 4,000 का लॉस गया है, तो आपका 4,000 मिला है। बस काम खत्म। Okay, so this is our complete and revision of this chapter। ये complete एक revision हम लोग लेके आए हैं और आने वाले समय में काफ़ी रिविजनरी क्लासेस हम लोग लेके आएंगे ताकि आप लोगों के लिए कहीं से कोई भी चीज़ छूटे ना। और याद रखिएगा, हमारे लिए स्टैंडर्ड सबसे बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो भी कंटेंट हो या जो भी लेक्चर्स आपके पास हो उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, जिसे हम लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। होप कि ये पूरा लेक्चर आपने इन्जॉयमेंट किया होगा फुल्ली तरीके से और आपके कई सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। कई सारे बच्चों का मेरे पास मैसेजेस भी आते रहते हैं कि सर फॉरफीचर से रिलेटेड कुछ बताइए या ओवर एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बताइए। तो सारे बच्चे का कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा और ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों का और ज़्यादा अट्रैक्शन हो इस पर, कन्फ्यूज़न दूर हो और उनके लिए हेल्पफुल। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग जब मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना सफिशिएंट करते हैं। सभी को थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, बी हैप्पी, बाय।